नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी अड्डा पर। आज मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं, जिसके जरिए पूरा इतिहास की समझ बनाई जा सकती है। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध। इसमें हम प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक के सभी युद्धों पर चर्चा करेंगे और सभी युद्धों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। जैसे कि युद्ध का परिणाम क्या हुआ। परिणाम में सिर्फ हार जीत ही नहीं, बल्कि बहुत से ऐसे युद्ध हुए जिसमें वंश का परिवर्तन हो जाता है और बहुत से युद्धों का समापन संधि के साथ होता है। तो इन सब तथ्यों के बारे में भी हम जानेंगे। और मैं एक बात का आपको भरोसा दिलाता हूँ कि यह वीडियो देखने के बाद आप अपनी इतिहास की पुस्तक जरूर उठाएंगे और हिस्ट्री के प्रति आपका इंटरेस्ट जरूर बढ़ जाएगा। वीडियो शुरू होने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और अपने सभी दोस्तों से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला युद्ध है हेडिस्पीस का युद्ध, जो कि 326 ईसा पूर्व या बीसी में हुआ था। यह युद्ध सिकंदर और झेलम तथा चिनाब के मध्यवर्ती पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था। ठीक है, जिसमें सिकंदर विजयी हुआ, परंतु वह व्यास नदी के आगे नहीं बढ़ सका। इस युद्ध में पोरस अत्यंत बहादुरी से लड़ा। इसी से प्रभावित होकर सिकंदर ने उनका राज्य उन्हें वापस कर दिया। यह युद्ध झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था, इसीलिए इसे झेलम या बितस्सा का भी युद्ध कहा जाता है। सिकंदर यूनान के मकदूनिया प्रांत का निवासी था। अगला जो फैक्ट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? ठीक है, मगध साम्राज्य उस समय का सबसे प्रसिद्ध साम्राज्य था, इसलिए पूछा जाता है क्वेश्चन। तो धनानंद उस समय का मगध का शासक था, जो नंद वंश का था। इन्हीं धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला है कलिंग का युद्ध, जिसे अशोक महान ने लड़ा था और बहुत सारी खास बातें रही इस युद्ध की। चलिए देखते हैं। सम्राट अशोक ने यह युद्ध जीतकर कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कलिंग की राजधानी क्या थी? तो तोसली। इसी युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर उसने युद्ध ना करने की कसम खाई। ठीक है, ये भी कभी पूछा जाता है कि किस युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध त्याग कर दिया था। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अशोक के इस युद्ध का उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। देखिए, उस समय कलिंग विजय व्यापार और सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए इतना बड़ा साम्राज्य होने के बावजूद भी इन्होंने कलिंग पर अधिकार किया अपना। अगला है बहुत ही महत्वपूर्ण सिंध की लड़ाई, जो कि 712 ईस्वी में हुआ था। इसी युद्ध के जरिए भारत में इस्लाम का आगमन हुआ। ठीक है, पहला अरब का आक्रमण था ये। देखते हैं कुछ खास बातें इस युद्ध की। इसी युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने सत्ता स्थापित की। ठीक है, अगला फैक्ट है मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरबी शासक था। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्वेश्चन भी आ चुका है कि कौन सा ऐसा अरबी शासक था जिसने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था, तो ये मोहम्मद बिन कासिम इसका आंसर होगा। ठीक है, अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? तो सिंध का शासक उस समय दाहिर था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। मोहम्मद बिन कासिम ने ही हिंदुओं के ऊपर सबसे पहले जजिया कर लगाया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो कि कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगला है तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि 1191 में हुआ था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके चलिए देखते हैं। मोहम्मद गौरी और अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें चौहान की विजय हुई थी। ठीक है, पहले युद्ध में चौहान की विजय हुई थी, दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गया था। पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है, इनका नाम जो था, ओरिजिनल नाम वो पृथ्वीराज तृतीय था। इन्हीं को पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता था और इन्हें राय पिथौरा भी कहते थे। ठीक है, कई बार ये भी क्वेश्चन आया है, दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में। ठीक है, तराइन का मैदान वर्तमान में हरियाणा के करनाल जिले में है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। अगला है तराइन का द्वितीय युद्ध, जो कि 1192 में, पहला 1191 में, दूसरा 1192 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट, जल्दी से देखते हैं। जैसा कि पहले मैंने बताया कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को इसमें हरा दिया था। तराइन के युद्धों का वर्णन चंद्रवट दाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो में मिलता है। ठीक है, ये पुस्तक का नाम कई बार आ चुका है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, तो चंद्रवट दाई हैं। ठीक है, इसी पुस्तक में यह भी लिखा गया है कि पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया, जहां इन्होंने सप्तभेदी वार चलाकर गौरी की हत्या कर दी थी। परंतु कुछ अन्य इतिहासकारों के अनुसार इन्होंने गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु विद्रोह के प्रयास में उसे बाद में मृत्युदंड दे दिया गया था। ठीक है, तो इसे ज्यादा एक्चुअल फैक्ट मानते हैं लोग, इतिहासकार।
अगला है चंदावर का युद्ध, जो कि 1194 ईस्वी में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध ये भी है। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था। जयचंद कन्नौज के शक्तिशाली गढ़वाल राज्य का शासक था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कहाँ का शासक था, ये गढ़वाल राज्य का शासक था, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन आने लगे हैं थोड़ा सा लीक से हटके आते हैं। पहले आता था किसके किसके बीच हुआ था, कब हुआ था, अभी कुछ अंदर से क्वेश्चन ढूंढे जाते हैं उसी में से। ठीक है, इस जीत के साथ ही गौरी कन्नौज से लेकर बनारस तक लूटने में सफल हुआ। ठीक है, तो जो अरब शासक जो आए थे उनकी पहुंच पूर्वी भारत तक भी पहुंच गई इसी युद्ध के साथ। अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तैमूर लंग का आक्रमण, जो कि 1398 ईस्वी में हुआ था। तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके भी। तैमूर एक कुशल सैनिक और राजनीतिज्ञ था। उसने दक्षिण पश्चिम एशिया के अधिकतर क्षेत्रों को जीतने में सफलता हासिल कर ली थी। ठीक है, और इसकी राजधानी जो थी समरकंद थी। ये भी क्वेश्चन आ चुका है एक दो बार कि तैमूर लंग की राजधानी क्या थी। इसके आक्रमण के समय तुगलक वंश का नसीरुद्दीन महमूद दिल्ली का शासक था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जितने भी फैक्ट लिखे हैं मैंने, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है इसका, तैमूर लंग का, कि तैमूर लंग के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था। तो दिल्ली का शासक उस समय नसीरुद्दीन महमूद था, जो कि तुगलक वंश का था। तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण कर नसीरुद्दीन महमूद को पराजित किया और 15 दिन तक दिल्ली में कत्लेआम किया। उसके बाद फिर से अपनी राजधानी समरकंद लौट गया। जाते समय इसने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का दीवान नियुक्त किया। ठीक है, खिज्र खां के बारे में जानते हैं आप कि सैयद वंश का संस्थापक था ये, और तुगलक के बाद ही सैयद वंश आता है। तो ये जिसने आगे चल के दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सैयद वंश की स्थापना की। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट, पानीपत की लड़ाई, जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था। बाबर आया भारत में और मुगल साम्राज्य की स्थापना की। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट इस युद्ध के। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। ठीक है, इब्राहिम लोदी मध्यकाल का ऐसा पहला शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। ठीक है, इब्राहिम लोदी जो लोदी वंश था वो अफगानी वंश था। ठीक है, अफगान शासक था ये। इसी युद्ध में बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति और तोप को सजाने की उस्मानी नीति का प्रयोग किया। ठीक है, तोप सजाने के लिए इन्होंने उस्मानी नीति का प्रयोग किया था और तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। बाबर के दो कुशल तोपची थे, उस्ताद अली और मुस्तफा। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, उस्ताद अली और मुस्तफा। इस युद्ध में विजय के साथ ही बाबर ने ग्वालियर में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, तो पानीपत की पहली लड़ाई के बाद ही मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी बाबर ने। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है। इस युद्ध में विजय के बाद बाबर के पुत्र हुमायूं को कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ। ठीक है, कोहिनूर हीरा का बहुत बड़ा इतिहास है अपने आप में। कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। इसका सर्वप्रथम उल्लेख अलाउद्दीन के समय में मिलता है, जब प्रताप रुद्रदेव, जो कि तेलंगाना के शासक थे, इन्होंने अलाउद्दीन को दिया था। इसका पुनः उल्लेख इसी युद्ध में मिलता है। पानीपत की पहली लड़ाई के बाद हुमायूं को मिल जाता है। उसके बाद शाहजहां के काल में हमें इसका पुनः उल्लेख मिलता है, जब गोलकुंडा के प्रधानमंत्री मीर गुमला ने इसे शाहजहां को दिया था। उत्तरकालीन मुगल शासक मोहम्मद शाह ने इसे फारस के आक्रमणकारी नादिर शाह को दे दिया। नादिर शाह भारत से लेके चला गया था इसे। ठीक है, अफगानिस्तान का भगौड़ा शासक शाह सुजा इसे सिख शासक रणजीत सिंह को देता है। ब्रिटिश गवर्नर जनरल डलहौजी ने जब 1849 में सिख राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया, तब वह अंतिम सिख शासक दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा प्राप्त करता है। अब यह ब्रिटिश राजमहल में सुरक्षित रखा गया है। अगला है खानवा का युद्ध। बाबर के 4 महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे, चारों 4 साल में, 26, 27, 28, 29, 1526, 1527, 1528, 1529। ठीक है, पहला था पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा खानवा का युद्ध, फिर चंदेरी का युद्ध, फिर घाघरा का युद्ध। ठीक है, इसके लिए एक ट्रिक भी है 26, 27, 28, 29 में याद करने के लिए, कि पानी पी के, खाना खा के, चंदेरी चली घाघरा पहन के। ठीक है, उससे भी आप याद कर सकते हो। बाकी ये 4 बहुत महत्वपूर्ण युद्ध हैं, चारों ध्यान रखिएगा बाबर के। तो चलिए देखते हैं खानवा के युद्ध के महत्वपूर्ण तथ्य। पहला है, बाबर ने मेवाड़ के शासक राणा सांगा को हराया। ठीक है, इनका नाम राणा संग्राम सिंह था। ठीक है, इन्हीं को हराया इस युद्ध में बाबर ने। इस युद्ध में विजय के बाद ही बाबर ने गाजी की उपाधि ले ली। ठीक है, गाजी का क्या अर्थ होता है? गाजी का अर्थ होता है काफिरों के खिलाफ युद्ध में विजयी होने वाला। ठीक है, काफिरों का घातक। इस युद्ध में विजय के पश्चात ही बाबर की शक्ति का केंद्र काबुल की जगह दिल्ली हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब अब दिल्ली में मुगल साम्राज्य पूरी तरह से स्थापित हो चुका था। और दिल्ली होने का मतलब है कि पूरे भारत में धीरे धीरे मुगल साम्राज्य पनपने शुरू हो गया। पानीपत से तो शुरुआत हुई थी इनकी, लेकिन वास्तविक रूप से खानवा के युद्ध से ये अस्तित्व में आए।
अगला है चंदेरी का युद्ध जो कि 1528 में हुआ था। ठीक है, चंदेरी का युद्ध, बाबर ने चंदेरी के शासक मेदिनी राय को हराया था। ये भी क्वेश्चन कई बार आया कि चंदेरी का शासक कौन था, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये थी, चंदेरी जीतने की वजह क्या थी। चंदेरी सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। यह मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर था। ठीक है, मालवा और बुंदेलखंड, आप मैप में देखिएगा, इन दोनों की सीमा पर स्थित होने का मतलब नॉर्थ और साउथ की कनेक्टिविटी थी ये चंदेरी। ठीक है, और उत्तर भारत तथा मालवा की महत्वपूर्ण सड़कें भी यहीं चंदेरी से होकर गुजरती थी, चंदेरी के पास से ही, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी। अगला है घाघरा का युद्ध जो कि 1529 में हुआ, बाबर का अंतिम युद्ध। ठीक है, इस युद्ध में बाबर ने अफगानों को हराया था। ठीक है, अफगान कौन थे, जिसने शुरुआत में बाबर ने लोदी को हराया था, वही अफगान थे। ठीक है, उसमें से कुछ लोग क्या हुए थे, पानीपत के युद्ध में हार के बाद कुछ अफगान सरदारों ने राणा सांगा के दरबार में शरण ली, और खानवा के युद्ध में जब राणा सांगा भी हार गए, उसके पश्चात ये बिहार भाग गए और बंगाल के शासक की मदद से घाघरा के तट पर बाबर से युद्ध हुआ। ठीक है, जिसमें ये सभी पराजित हो गए। यह बाबर का अंतिम युद्ध था, बाबर विजयी हुआ। यह पहला युद्ध था जो थल और जल दोनों में लड़ा गया था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा ऐसा युद्ध था मध्यकाल का जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया था। तो घाघरा का युद्ध था जो पहली बार जल और थल पर लड़ा गया था। अगला नंबर है चौसा का युद्ध जो कि 1539 में बाबर के पुत्र हुमायूं ने लड़ा था यह युद्ध। तो चौसा के युद्ध की खास बातें क्या थी कि शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। शेर शाह भी अफगान था। इस युद्ध के बाद ही शेर खान ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया और शेर शाह की पदवी ग्रहण की। ठीक है, इनका नाम जो है पहले शेर खान था। चौसा बिहार के बक्सर जिले में स्थित एक ब्लॉक है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि किस राज्य में है, ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अगला युद्ध कन्नौज का युद्ध है 1540 ईस्वी में, जो इन दोनों के ही बीच हुआ पुनः। ठीक है, किसके किसके, हुमायूं और शेरशाह के बीच में। शेरशाह ने फिर से हुमायूं को हराया। इस युद्ध को बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, कन्नौज के युद्ध के नाम से या बिलग्राम के युद्ध के नाम से। इस युद्ध में हार के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। यह युद्ध निर्णायक था क्योंकि इसके बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, प्रथम अफगान राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1451 में बहलोल लोदी ने लोदी वंश के नाम से प्रथम अफगान राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, बहलोल लोदी ने लोदी वंश की जो स्थापना की थी वो प्रथम अफगान राज्य था भारत में, और इसके बाद द्वितीय अफगान राज्य। इसके बाद हुमायूं 1955 में भारत वापस आता है और मच्छीवाड़ा तथा सरहंद के युद्धों में अफगानों को पराजित करके उनकी सत्ता को भारत से समाप्त कर दिया और दूसरी बार मुगल सत्ता भारत में स्थापित हो गई। ठीक है, तो सरहिंद का युद्ध और मच्छीवाड़ा का युद्ध, ये भी इंपॉर्टेंट दो युद्ध हैं। अगला है पानीपत का द्वितीय युद्ध। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या युद्ध में खास बातें रही। अकबर ने हेमू को हराया। हेमू का पूरा नाम हेमचंद्र था। ठीक है, इस युद्ध के विजय का श्रेय बैरम खान को दिया जाता है जो अकबर का संरक्षक था, क्योंकि अकबर की उस समय बहुत कम उम्र थी। हुमायूं की अचानक मृत्यु के पश्चात हेमू ने दिल्ली पर आक्रमण किया और जीतकर विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण कर ली। हेमू विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण करने वाला 14वां और अंतिम शासक था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी हो गया। अगला है हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। अकबर ने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप को हराया। 18 जून 1576 को गोगुंडा के निकट हल्दी घाटी के मैदान में यह लड़ा गया था। ठीक है, हल्दी घाटी क्या है, हल्दी घाटी एक दर्रा है पहाड़ों के बीच का। इस युद्ध में हार के बाद राणा प्रताप को भागकर अरावली की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी थी। अगला जजाओ का युद्ध जो कि 1707 ईस्वी में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट यह भी युद्ध था क्योंकि ये मुगलों के उत्तराधिकार की लड़ाई थी। यह युद्ध मुगल बादशाह औरंगजेब जब मर गया तो उत्तर मुगल काल चालू होता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके दोनों पुत्रों मुअज्जम और आजम के बीच उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया था, जिसमें मुअज्जम विजयी हुआ और अगला मुगल बादशाह बना। ठीक है, इसने बहादुर शाह प्रथम और शाह आलम प्रथम की उपाधि ले ली। ठीक है, जैसे ही यह विजयी हुआ, जब बादशाह बना, तो इसने यह दो उपाधि ले ली। बहादुर शाह को शाह बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो एक रंगीला था, मोहम्मद शाह रंगीला, वो भी पूछा जाता है, और शाह बेखबर कौन था वो भी पूछा जाता है। अगला है प्लासी का युद्ध जो कि 1757 ईस्वी में हुआ था। इससे भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई थी। अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। ठीक है, अंग्रेजों का नेतृत्व क्लाइव ने किया था।
लॉर्ड क्लाइव ने। इस युद्ध में मीर जाफर ने नवाब को धोखा दिया, जिससे नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी। इस युद्ध में विजय के परिणाम के फलस्वरूप क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया, क्योंकि मीर जाफर ने अंग्रेजों का साथ दे दिया था सिराजुद्दौला से बगावत करके। इस युद्ध के बाद ही भारत में मध्यकालीन युग का अंत हुआ और आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ। ठीक है, अगला है बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। यह युद्ध अंग्रेजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उनका जो व्यापारिक स्वरूप था वो धीरे धीरे राजनीतिक रूप लेने लगा था इस युद्ध के बाद। देखिए क्या खास बातें थी इस युद्ध की। यह युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ठीक है, तीन लोग थे, शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम के बीच लड़ा गया था। एक तरफ त्रिगुट था, ये इनका तीन लोगों का गुट था, और दूसरी तरफ अंग्रेज थे। ठीक है, अंग्रेजों ने नवाबों की संयुक्त सेना को हराया। प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों का वाणिज्यिक रूप बरकरार था। ठीक है, परंतु इस युद्ध के बाद ही भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी और राजस्व का अधिकार कंपनी के हाथ में चला गया। ठीक है, इलाहाबाद की दो संधियां हुई थी 1765 में। 1765 की इलाहाबाद की दोनों संधि के पश्चात कंपनी को मिले अधिकारों ने कंपनी को राजनैतिक स्वरूप दे दिया। ठीक है, जो इनका पहले वाणिज्यिक स्वरूप था वो धीरे धीरे राजनैतिक स्वरूप हो गया, मतलब इन्होंने अपनी सत्ता स्थापित करना शुरू कर दिया भारत में। अगला है वांडीवास का युद्ध, जो कि 1760 में हुआ था। यह युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ। यह एक निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसियों की पराजय हुई। ठीक है, प्रभुत्व, दोनों लोग अपनी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए युद्ध कर रहे थे। कई दिन से भारत में और सारे युद्ध हुए। इस युद्ध के पूर्व अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रभुत्व स्थापित करने के लिए कर्नाटक के युद्ध हुए थे। इस हार के बाद फ्रांसीसियों को पांडिचेरी अंग्रेजों के हवाले करना पड़ा था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध था। वांडीवास का युद्ध पूछा जाता है कि किसके किसके बीच में हुआ था। भारत की राजनीति के लिए इंपॉर्टेंट था, जबकि ये दो विदेशी शक्तियों के बीच में युद्ध हुआ था। अगला है पानीपत का तृतीय युद्ध, जो कि 1761 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, किसके किसके बीच में हुआ था, जैसा कि चित्र में दिख रहा है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में यह युद्ध हुआ था। देखते हैं इस युद्ध की खास बातें। बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध ये भी था। मुगल साम्राज्य और मराठों के बीच समझौते के तहत, देखिए कहां से इस युद्ध की नींव पड़ी। मुगल साम्राज्य और मराठों के बीच समझौता हुआ, जिसके तहत मुगल साम्राज्य ने अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि नजीबुद्दौला को मीर बख्शी के पद से हटा दिया। ठीक है, मीर बख्शी मतलब एक तरह से सैन्य अधिकारी जो था, उसे मीर बख्शी कहते थे मुगल, जहां से इस युद्ध की नींव पड़ी थी। अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें मराठों की हार हुई। ठीक है, मराठे बुरी तरह से इस युद्ध में हारे। इस युद्ध में पेशवा के पुत्र विश्वासराव भी मारे गए। इस युद्ध में नजीबुद्दौला ने दोआब के अफगान रोहिल्ला और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और अन्य सरदारों का समर्थन अब्दाली को दिलाया था। ठीक है, इस युद्ध में मराठों की हार ने मराठा साम्राज्य को जड़ तक झकझोर दिया। इस युद्ध में मराठों की भारी क्षति हुई। प्रसिद्ध इतिहासकार जयंत सरकार के अनुसार महाराष्ट्र में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसने अपना कोई ना कोई संबंधी ना खोया हो, तथा कुछ परिवारों का तो सर्वनाश ही हो गया। इस युद्ध में मराठों की तोपों का नेतृत्व इब्राहिम खान गारदी ने किया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। जैसा कि युद्ध दिख रहा है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में यह युद्ध हुआ था। ठीक है, लेकिन इब्राहिम खान गारदी मराठों की तरफ से लड़ा था, इसलिए यह और इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस युद्ध में मराठों की पराजय सिख राज्य के उदय में सहायक बनी। अगला युद्ध है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, अंग्रेजों का मैसूर से 4 युद्ध हुआ था, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों से अंग्रेजों के युद्ध हुए थे, मराठों से भी, सिख से भी, नेपाल से भी, बर्मा से भी, लेकिन मैसूर राज्य से इनका बहुत तगड़ा सामना हुआ और हैदर अली और टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। इसीलिए मैं केवल आंग्ल मैसूर युद्ध लूंगा। तो देखते हैं इसमें क्या महत्वपूर्ण तथ्य थे। पहला जो युद्ध हुआ था 1767 से 1769 के बीच तक चला था। ठीक है, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई। दक्कन के भारतीय शासकों में हैदर अली पहला ऐसा शासक था जिसने अंग्रेजों को पराजित किया था। ठीक है, ये इसीलिए ये आंग्ल मैसूर युद्ध, सारे आंग्ल मैसूर युद्ध इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अंग्रेजों को मैसूर राज्य से बहुत अच्छा संघर्ष देखने को मिला था। 1769 की मद्रास की संधि के साथ ही इस युद्ध का समापन होता है। ठीक है, तो संधियां इसमें 3 महत्वपूर्ण संधि हुई थी। पहले युद्ध के बाद एक संधि, दूसरे के बाद एक संधि, तीसरे के बाद एक संधि, और चौथे युद्ध से मैसूर साम्राज्य समाप्त हो गया था।
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक चला, ठीक है। 80 से 82 तक हैदर अली लड़ा, उसके बाद 82 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद हैदर अली की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र टीपू ने संघर्ष जारी रखा और मार्च 1784 ईस्वी में लॉर्ड मैकार्टनी और टीपू सुल्तान के बीच मैंगलोर की संधि हुई, ठीक है। पहले युद्ध के बाद मद्रास की संधि, दूसरे युद्ध के बाद मैंगलोर की संधि हुई थी। अगला है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1790 से 1792 के बीच हुआ था, ठीक है। क्या खास बातें रही इस युद्ध में? टीपू सुल्तान था। यह युद्ध अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेजी सेना का समर्थन मराठों और निजामों ने किया था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना की बागडोर स्वयं गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने संभाली थी, ठीक है। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हुआ। 1792 की श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ ही यह युद्ध समाप्त हुआ। श्रीरंगपट्टनम मैसूर की राजधानी थी, जहां टीपू ने स्वतंत्रता का पेड़ लगाया था। ये भी क्वेश्चन आ चुका है 2-3 बार एग्जाम में कि टीपू ने स्वतंत्रता का पेड़ कहाँ लगाया था। श्रीरंगपट्टनम में लगाया था और श्रीरंगपट्टनम की संधि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 92 में हुई थी, ठीक है। ये सभी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, ठीक है। ये अंतिम युद्ध था आंग्ल और मैसूर का। 1799 में वेलेजली ने टीपू के पास सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा, ठीक है। सहायक संधि कौन शुरू किया था? वेलेजली ने। टीपू ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जिसके फलस्वरूप वेलेजली ने टीपू के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। यह युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें टीपू की हार हुई और टीपू मारा गया। इस युद्ध के साथ ही मैसूर साम्राज्य का पतन हो गया। अगला है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, ठीक है। ये कोई युद्ध नहीं था, एक विद्रोह था। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। 29 मार्च 1857 ईस्वी को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के एक सैनिक, ठीक है। ये सभी जो लिखे गए सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, 34वीं रेजिमेंट के थे, बैरकपुर के थे। मंगल पांडे ने अपने अफसरों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इन विद्रोहियों ने अपने अधिकारियों के ऊपर गोलियां चलाई। मंगल पांडे ने मेजर सार्जेंट ह्यूरसन को गोली मारी थी और लेफ्टिनेंट अफसर बाग की भी हत्या कर दी गई। मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई, लेकिन ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों ने इस सैनिक विद्रोह को सरलता से नियंत्रित कर लिया और साथ ही उसकी बटालियन को भी भंग कर दिया गया, ठीक है। 34वीं रेजिमेंट जो इनकी बटालियन थी उनको भी भंग कर दिया गया। 10 मई 1857 को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया और अपने अधिकारियों पर गोलियां चलाई और मेरठ से दिल्ली की ओर रवाना हो गए सभी। विद्रोहियों ने तत्कालीन मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय, जो कि बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाने जाते थे, को सम्राट घोषित कर दिया और फिर व्यापक स्तर पर विद्रोह प्रारंभ हुआ, ठीक है। अब आगे देखते हैं कहां से विद्रोह हुआ और कौन उसका नेतृत्व करता था। और अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया था, तो विद्रोह का दमन करता कौन था वो भी देखिए। इलाहाबाद से लियाकत अली ने नेतृत्व किया था और दमन किसने किया था? जनरल नील ने। और झांसी से सबको पता होगा रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था और जनरल ह्यूरोज ने इसका दमन किया था। ग्वालियर से तात्या टोपे, वही जनरल ह्यूरोज यहाँ भी दमन करने आए। जगदीशपुर से कुंवर सिंह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं कभी बिहार से पूछा जाता है तो भी कुंवर सिंह लगा दीजिएगा। दिल्ली से बहादुर शाह जफर, कानपुर से नाना साहब, बिठूर से आएगा तब भी नाना साहब लगाना है। बरेली से खान बहादुर खान, लखनऊ से बेगम हजरत महल, अवध से पूछा जाए तो भी बेगम हजरत महल, लखनऊ से बेगम हजरत महल, और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है। और दमनकर्ता के नाम आप देख लीजिए ध्यान से। कानपुर से जनरल हैवलाक थे, बरेली से सर कैम्बल, लखनऊ का आंदोलन दमन किया था जनरल हैवलाक ने, फैजाबाद के सर कैम्बल ने। तो दोस्तों इसी के साथ प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक के सभी युद्धों का हमने इस वीडियो में वर्णन कर दिया। यह वीडियो अभी समाप्त होती है। यह वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करिए और कमेंट अवश्य करिए। कमेंट करके मुझे बताइए कि यह वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।